जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ जो वीडियोस हैं या कुछ कंटेंट है हम लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे वीडियोस। ओशनोग्राफी पे मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं। तो डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि स्टडी कैपिटल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीयूईटी 2023 के लिए क्रैश कोर्स लाया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आपको दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से पता चलेगा। यहाँ पे मैं एमए एमएससी ज्योग्राफी का जो मेंटोर हूँ, आप लोगों को पता है, या जो लोग नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मैं एमए ज्योग्राफी या एमएससी ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन है वो कराता हूँ। वो सीयूईटी हो और जिसपे लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐड हो चुकी हैं या कुछ जो बाकी हैं, तो होपफुली इस वर्ष भी आएंगी। इस वर्ष वो जुड़ेंगी और हम लोग लाइव क्लासेस डेली रन होती हैं क्रैश कोर्स के थ्रू। आप लोग ज्वाइन करें और लाइव क्लासेस अटेंड करें। पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं। और आप लोगों के साथ लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है कहीं पे, तब तक हम लोग जुड़े रहते हैं और उसके बाद भी आप लोग से कांटेक्ट रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दो टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। एक आप लोग देखा होगा कि ओशियन के जो रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, महासागर के उच्चावच की बात की थी। फिर हम लोगों ने अलग अलग महासागरों की अलग अलग ओशियंस के रिलीफ फीचर्स के बात की। और आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, तो जो आपका महासागरीय जल है उसका तापमान, उसका घनत्व, जो आपका घनत्व है और जो उसकी लवणता है, सैलिनिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक चीज कवर करेंगे। पहले टेम्परेचर, देन डेंसिटी एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू सैलिनिटी। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे तो एक टर्म लिखा है बैथी थर्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ओशियन टेम्परेचर फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। जो ओशियन टेम्परेचर है, जो महासागरीय तापमान है, उसके सतह से उसके तल तक, या जो सागर का तल है उसका बॉटम है, उसके पूरे का टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं उस वो एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं और वो बैथी थर्मोग्राफ कहलाता है। तो बाथ मतलब होता है डेप्थ, आगे कहीं पे टर्म मिलता है बाथ, तो वो डेप्थ को शो करता है। और थर्म मतलब तापमान या टेम्परेचर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर कभी पूछता है तो आप इजिली मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के क्या सोर्सेज हैं, मतलब जो तापमान है, कहीं पे ठंडा है जल, जो सागरीय जल है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे ज्यादा तापमान नहीं है। तो ये अंतर क्यों है, या इसमें ये ऊष्मा कहाँ से आ रही है? तो इसके अलग अलग स्रोत हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। क्या सोर्सेज हैं इसके हीट के? सबसे पहला तो आपका इंसोलेशन है। ठीक, तो आपका सबसे पहला जो सोर्स है वो है इंसोलेशन, या जिसे आप कहते हैं सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उसके माध्यम से क्या है, आपका जो सूर्यताप है, सूर्यताप कहते हैं जिसे, इंसोलेशन के थ्रू जो आपकी शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, शॉर्ट वो रिसीव कर रहे हैं और सरफेस वाटर जो है रिसीव कर रहा है और उससे हीट जनरेट हो रही है। तो एक ये सोर्स है। फिर आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से या पृथ्वी के आंतरिक भाग से, आंतरिक हिस्से से भी उष्मा आ रही है, हीट आ रही है। जैसे आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वो भी क्या है, हीट रिलीज होता है। तो वो है। एक आपका शब्द है कंप्रेशन। ठीक है, दबाव क्रिया से भी प्राप्त होती है, जैसे यहां पे लिखा है दबाव क्रिया से भी प्राप्त होती है। तो कंप्रेशन, जैसे कि अगर मैं बहुत ही बेसिक जाऊं, तो आप पे कोई बहुत फोर्सफुली कुछ कहता है या घर वाले किसी चीज के को लेकर आप पे बहुत दबाव, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो मतलब बिल्कुल माथा खराब हो जाता है, कुछ वैसा ही। तो वो क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है और उससे भी हीट जनरेट होती है, कंप्रेशन से, दबाव से ही। तो वही हिंदी में वही चीज यहाँ पे हिंदी पे लिखी है। सूर्यताप है आपका पहला, पृथ्वी के आंतरिक भाग दूसरा, और दबाव की क्रिया से भी प्राप्त होता है। क्या? ये आपका उष्मा के लिए अलग अलग स्रोत बताए गए हैं। ये बेसिक है, समझा रहा हूं मैं। देन अगर हम तापमान के वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें, महासागरीय जल के तापमान प्रभावित करने वाले क्या अलग अलग कारक हैं, ठीक, क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे लैटिट्यूड वाइज, अगर हम अक्षांशों के आधार पे भी देखेंगे तो तापमान में क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है।
ठीक, अब जैसे जो विषुवत रेखा के पास 0 डिग्री के पास, इक्वेटर के पास अगर टेम्परेचर देखेंगे तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के चांसेस है, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां इंसुलेशन बहुत ज्यादा रिसीव हो रहा है। अगर वहीं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल या सदर्न पोल, साउथ पोल की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, 90 डिग्री अक्षांश की बात करें, तो वहां पे तापमान कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य तप नहीं प्राप्त हो रहा है, इंसुलेशन कम रिसीव हो रहा है। तो लैटिट्यूड वाइज भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये वही यहां लिखा है, अक्षांश या सूर्य की किरणों का तिरछेपन, मतलब जो उनका इंक्लिनेशन होता है, सन की जो रेज का इंक्लिनेशन है, उसके कारण आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो आप लोगों को पता है जो उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फेयर, जिसको हम लोग लैंड हेमिस्फेयर भी कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम लोग वाटर हेमिस्फेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में आपको कंटिनेंटल पार्ट ज्यादा है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में आपको ओशनिक पार्ट ज्यादा है या वाटर बॉडीज ज्यादा है। तो इसलिए देखने को मिलता है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर रिलेटिवली सदर्न हेमिस्फेयर के ज्यादा होता है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान है सागरीय जल का, वो दक्षिणी गोलार्ध के सागरीय जल के तापमान से अधिक होता है। तो उसका रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान्य वितरण नहीं है, असामान्य वितरण होता है। ठीक, तो यहां पे वही लिखा है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखेंगे ये स्थल एवं जल के वितरण में असमानता। ठीक है, तो जो स्थल है और जो आपका जल है उसमें असमानता होती है उसके वितरण में, तो वो भी एक कारक है। फिर प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक, जो आपकी प्रचलित पवने हैं, जो अलग अलग विंड्स चल रही हैं। ठीक, अब आपको कर्क रेखा और मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर की तरफ आपको ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं। तो वो आपको गर्म क्षेत्र से जनरेट हुई हैं, तो वो हवाएं गर्म हैं। ठीक, वही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली हवाएं ठंडी हैं, तो वो भी एक क्या है, टेम्परेचर में इफेक्ट डालती हैं। फिर ओशियन करंट्स भी सेम उसी तरीके से है, जैसे करंट है वैसे ही ओशियन, सॉरी, जैसे विंड है, पवने हैं, वैसे ही आपकी सागरीय जलधाराएं हैं, करंट्स हैं। जैसे आपकी कोल्ड करंट लेब्राडोर करंट है, वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग जो कोल्ड करंट्स हैं, ओशियन करंट्स हैं, वार्म ओशियन करंट्स हैं, तो वो भी इफेक्ट करती हैं। ठीक, आगे एक एक करके हम देखेंगे। फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे स्टॉर्म्स हैं, चक्रवात हैं, साइक्लोन हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं यहाँ पे। ठीक, सागरी धाराएं लिखी गई हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेके कभी कभी पेपर में आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा है, इसीलिए ये ऐड किया है आपके और अपने नॉलेज दोनों में। क्या कि कन्वर्जन पूछ लेता है आपको, सेल्सियस में देगा, केल्विन में पूछ लेगा, केल्विन में देगा, फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा। तो ये जो आपकी स्लाइड है ये बहुत ही बेसिक या बच्चों वाला लग रहा होगा, बट आपको आनी चाहिए। ठीक, तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास सेल्सियस में दिया गया है और आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसमें 273.15 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए सेल्सियस में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, ठीक, और आपको केल्विन में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 283.15 केल्विन। तो ये इस तरीके से आपको सिंपली निकालना है। फिर अगर केल्विन से सेल्सियस में निकालना है, मतलब केल्विन में दिया होगा और आपको सेल्सियस में चाहिए अपोजिट, तो क्या करेंगे, प्लस की जगह जो यहाँ प्लस कर रहे थे उसकी जगह हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक, फिर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी दिया है आपको। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर आपको टेम्परेचर दिया और आपको सेल्सियस में निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फिर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन और केल्विन टू फ़ारेनहाइट है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको इसमें 3 फॉर्मूले हैं, 3 याद कर लेंगे तो 3 अपने आप ही बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तापमान का वितरण। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक क्षैतिज रूप से और एक लंबवत रूप से। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्षैतिज वितरण।
तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब कि यहाँ पे बात करना चाह रहा है कुछ इस तरीके से कि लेट्स से ये आपका, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, फिर ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक, तो इसमें अभी जब लैटिट्यूड वाइज, मतलब आप मान लीजिए यहाँ इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएंगे, तापमान में क्या विभिन्नता देखने को मिलेगी, तो उस चीज की बात की गई है। ठीक है, तो आप जब इक्वेटर से या लैटिट्यूड वाइज कहें, अगर अक्षांश की जब बात करते हैं, तो आप जब विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर से जब नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं या साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो आपका क्या देखने को मिलता है, आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। सो ऑन एन एवरेज, औसत रूप से देखें, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, सिर्फ सरफेस वाटर की बात की गई है, पूरे वाटर की नहीं, सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज 26.7 डिग्री सेल्सियस या 80 फ़ारेनहाइट। तो जो आपका एवरेज टेम्परेचर की बात करें, हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें, तो वो आपका कितना है, वो 26.7 डिग्री सेल्सियस है, या उसे आप 80 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। ठीक, एंड द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते टाइम आपका क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जनरली यही देखने को मिलता है। ठीक, तो वही चीज लिखी है, भूमध्य रेखा पर सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो आपका क्या है, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे आपका जो औसत तापमान है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये भी वेरी करेगा अलग अलग वाटर बॉडीज में, एवरेज बात की गई है। The rate of decrease of temperature with increasing latitude is generally 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लैटिट्यूड। तो क्या कह रहा है कि आप जब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पे जाते हैं तो उस पे टेम्परेचर का कितना चेंज होगा, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो ये पर लैटिट्यूड चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अब ये 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह आपको सेल्सियस दे देगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना। The oceans in the northern hemisphere record relatively higher average temperature than in southern hemisphere। तो औसत रूप से अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन टेम्परेचर है, जो ओशियन सरफेस टेम्परेचर है, वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, सदर्न हेमिस्फीयर की तुलना में। ठीक, तो ये पॉइंट वही है जो मैंने पहले भी आप लोगों को पीछे डिस्कस किया था फैक्टर्स पे। ठीक, तो ये वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पे देख लेते हैं, इससे ध्रुवों की ओर तापमान में क्रमिक आती है जो प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से होता है। तो हर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने में 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान क्या है, कम होता जाता है। तो ये रेट दिया गया है। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि 20 डिग्री अक्षांश 20 डिग्री लैटिट्यूड पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री लैटिट्यूड में ये 14 डिग्री सेल्सियस बचा। तो ये है, ये आपको याद नहीं करना है। हाँ, जो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान, नदन हेमिस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है, ओशियनिक टेम्परेचर है, वो 19.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये मात्र 16.1 डिग्री सेल्सियस है। तो लगभग आपका क्या है, 3.3 डिग्री का अंतर देखने को इस पे मिल रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका कितना है, 19.4, सदर्न हेमिस्फेयर में कितना है, 16.1। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फैक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, लंबवत वितरण की बात करें हम लोग, तापमान की ही अगर लंबवत वितरण की बात करें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कुछ इस प्रकार है, हम समझेंगे यहाँ पे। तो लेट्स से कोई भी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, ये कहीं एक पॉइंट में, तो हम लोग यहाँ पे डेप्थ पे देख रहे हैं, मतलब समुद्र के अंदर जा रहे हैं, गहराई पे जा रहे हैं, और वहां पे चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर सरफेस से जब नीचे अंदर जा रहे हैं आप नीचे अंदर जाते जा रहे हैं, तैर के नीचे जाते जा रहे हैं, तो तापमान में क्या डिफरेंसेस आएगा। आप एक ही लोकेशन पे, मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो इसी लोकेशन की डेप्थ में नीचे जाते जाते चेक करने पे कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, हम लोकेशन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये लंबवत की बात कर रहा है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो साधारण सी बात है आपकी कि जो मैक्सिमम, जो अधिकतम तापमान होगा वो कहां पे होगा, वो सतह पे होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट इंसोलेशन रिसीव हो रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियर दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर in the oceans will be in on the surface of the that ocean or that particular water body because of direct insolation, because it receive direct insolation. As you go in the depth of the ocean, the temperature decreases. ठीक है, तो जैसे जैसे आप समुद्र के या जो भी वाटर बॉडी है उसके डेप्थ में जाते जाएंगे, तापमान घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्ट सूर्यताप मिल रहा था वो नीचे नहीं प्राप्त होगा। ठीक, वही लिखा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस इज ऑलवेज एट देयर सरफेस। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ओशियन बॉडी या वाटर बॉडीज में, वो उसके सरफेस पे है, सतह पे है। क्यों? बिकॉज इट डायरेक्टली रिसीव द इंसुलेशन एंड हीट, क्योंकि ये डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट इंसुलेशन रिसीव होता है। ठीक है, अब जैसे ओशियन है, ठीक है, उसका जो बॉटम है, मतलब जहां पे आप लेट्स से पेबल, कॉबल, सैंड, जो भी चीज है जहां पे ओशियन की लिमिट्स खत्म हो रही हैं लेट्स से, तो वहां पे तो सनरेज पहुंच ही नहीं रही, तो वो गर्म होने की संभावनाएं ही नहीं है। तो इसलिए आपके सरफेस जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि वहां डायरेक्ट इंसुलेशन रिसीव होते हैं। ठीक है, The solar rays very effectively penetrate up to 20 मीटर of depth. अब ये रेस कितनी दूर तक जाएंगी, समुद्र की कितनी गहराई तक जाएंगी, तो मुख्य रूप से ये आपको मेनली 20 मीटर की डेप्थ तक ही पेनिट्रेट करती हैं, एंटर करती हैं, या वहां तक 20 मीटर की गहराई तक ही मुख्य रूप से पहुंचती हैं। ठीक, फिर 20 से आपका क्या कहते हैं 200 मीटर तक, ठीक है, भी कुछ रेस जाती हैं, पर उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, और 200 मीटर के बाद तो आपको रेस पहुंचती ही नहीं है, जो कि आपका एफोटिक जोन आएगा। ठीक, तो आपका मैक्सिमम 20 मीटर की डेप्थ तक आपको इंसोलेशन रिसीव होगा, और फिर कुछ हद तक 200 मीटर की डेप्थ में भी कुछ रिसीव होंगे इंसोलेशन, पर वो बहुत ही कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। The rate of fall of temperature is very rapid up to 200 मीटर। अब वो इंसुलेशन, अब वो जो इंसुलेशन आपको रिसीव हो रहा है, तो वो आपको क्या है 200 मीटर की डेप्थ तक आपको बहुत तेजी से डिक्रीज भी होगा, मतलब टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे वो 200 मीटर की डेप्थ तक चेंजेस भी काफी तेजी से आएंगे। उसके बाद जो चेंजेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम रेट से डिक्रीज होना, कम रेट से डिक्रीज होगा। सो इट विल बी अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 10 फैथम। तो हर 10 फैथम, मैंने बताया था कि 1 फैथम इज इक्वल्स टू 6 फीट, एक फैथम में 6 फीट होते हैं, मतलब कि 60 फीट, हर 60 फीट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द ओशियन सरफेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ एंड इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो आपका डेप्थ के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं है, कि आप जैसे हमने कह दिया कि लैटिट्यूड वाइज जो आपका है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से है, लेकिन ऐसा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, वो आपको अलग अलग लेयर्स आगे स्लाइड में मिलेंगी, तब वहां पे क्लियर होगा। तो यही चीज यहाँ पे हिंदी पे भी लिखी है, जो लंबवत वितरण है तापमान का, तो सागर का सर्वाधिक तापमान सतह पर पाया जाता है। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो सूर्यताप है वो सतह पे सबसे ज्यादा रिसीव होगा, इसलिए तापमान भी सतह पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक होता है। ठीक, सूर्य की किरणें 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर सकती हैं, तो मैक्सिमम जो अधिकतम जो गहराई है वो 200 मीटर की है, उसके बाद सूर्यताप 200 मीटर के नीचे नहीं प्राप्त होता है। इसका कारण सूर्य का प्रभाव कम होते जाना है, और वही चीज लिखी है,
सही अर्थ में 20 मीटर की गहराई तक ही सूर्य की किरणें गर्म करने में अधिक प्रभावकारी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मीटर की गहराई में ही मुख्य रूप से वो प्रभाव डाल सकती हैं, पर फिर भी कुछ इफेक्ट आपको 200 मीटर की डेप्थ में देखने को मिलता है, पर 200 मीटर की डेप्थ के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इंसुलेशन रिसीव नहीं होगा। ठीक, यहां पे आप देखेंगे जिनकी बात कर रहा था मैं, फोटिक और एफोटिक जोन। तो फोटिक मतलब जैसे फोटो, फोटो मतलब लाइट आपका ना, तो जो आपकी सन रेज है, तो जहां तक जिस लेयर तक आपकी आपकी जो क्या कहते हैं लाइट है, जो रेज है, सन रेज है, वो पेनिट्रेट करेंगी उस पूरे लेयर को हम कहेंगे फोटिक जोन। और उसके बाद जो आपका बाकी बचता है हिस्सा, उसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। ठीक, तो यहां पे वही लिखा है, फोटिक और यू फोटिक कह सकते हैं आप। सो इट रिप्रेजेंट द अपर सरफेस अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। तो सरफेस से लेके 200 मीटर की गहराई तक का जो हिस्सा है जहां पे इंसोलेशन रिसीव होता है, उस लेयर को हम फोटिक जोन कहते हैं या यू फोटिक। और जो 200 मीटर के बाद पूरा ओशियन बॉटम तक का एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं एफोटिक जोन। ठीक, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम 200 मीटर टू द बॉटम एंड डज नॉट रिसीव सोलर रेज। यहाँ पे सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती हैं। तो इस इमेज पे भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है आपका जो दिखाया गया है, तो ये आपका फोटिक जोन बताया गया है, और उसके बाद जो है वो आपका एफोटिक जोन है। ठीक, फिर इसके बाद और भी क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं, लेयर्स पे डिवाइड करते हैं, 3 लेयर्स इन ओशियन। तो ये आपको जो 3 लेयर सिस्टम है, ये आपको टेम्परेचर में भी मिलेगा, सेम आपको डेंसिटी में भी मिलेगा, और सेम आपको सैलिनिटी में भी देखने को मिलेगा। बस नाम जो सेकेंड लेयर का है ये चेंज होते जाएगा। ठीक, तो ये आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये जो पहली परत है, इसका नाम ही फर्स्ट लेयर है। ठीक, ये क्या है, वार्म ओशियनिक वाटर। तो ये आपका 500 मीटर, कहीं कहीं पे आपको 300 मीटर भी देगा। 300 मीटर तक फर्स्ट लेयर है। 300 से 1000 की गहराई तक जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, या जब डेंसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलग आएगा, और सैलिनिटी में अलग आएगा, हेलोक्लाइन और पिक्नोलाइन आएगा। तो थर्मोक्लाइन क्या है, ये 300 से 1000 मीटर की गहराई तक का जो एरिया है ओशियन में, वाटर बॉडीज में, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। और यहाँ पे आपको क्या है, रैपिड रेट, मतलब बहुत ही तेजी से जो भी चीजें होंगी, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, सैलिनिटी है। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो बहुत तेजी से यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो तापमान में बहुत तेजी से क्या है आपका तापमान बदलेगा। उसके बाद आता है थर्ड लेयर, जो तीसरी परत है आपकी, ये सबसे ठंडी है, अत्यधिक ठंडी होती है तथा अगाध महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। तो 1000 मीटर से ओशियन के बॉटम तक जो पूरा एरिया बचता है उसको हम थर्ड लेयर में रखते हैं। तो ये बहुत ही ठंडी होती है क्योंकि यहाँ पे कोई इंसुलेशन रिसीव नहीं होने वाला है। तो वही यहाँ पे हिंदी पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, 300 से 400 मीटर मोटी जो ऊपरी सतह की परत है उसको हम कहते हैं। फिर ये आपका 300 से 1000, ये थर्मोक्लाइन है, इसे आप ताप प्रवणता परत कहते हैं। ठीक, पहली परत के नीचे स्थित होती है, इसमें गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गति से गिरावट आती है, तो बहुत ही तेजी से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, ये भी वही चीज लिखा है यहाँ पे, अपर लेयर थर्मोक्लाइन और लोअर लेयर। तो अपर लेयर आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, 500 मीटर की डेप्थ, या कहीं पे 300 मीटर भी मिल सकता है इसका। फिर थर्मोक्लाइन है आपका 300 से 1000। ठीक, यहाँ पे आपका रैपिड चेंज आपको देखने को मिलेगा। और 1000 के नीचे जो कोल्ड और बहुत ही एक्सटेंड की है बॉटम तक, वो आपका लोअर लेयर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। तो अभी तक हमने बात की टेम्परेचर की, तापमान की बात की, उसके क्षैतिज वितरण की बात की, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। ठीक, अब आते हैं डेंसिटी पे। अगर आप एक को समझ लेंगे, टेम्परेचर को समझ लीजिए, या डेंसिटी को, या सैलिनिटी को, किसी एक को समझ लेंगे तो आपको दोनों जो बाकी बचे हैं वो इजिली समझ में आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है लगभग। ठीक, तो आपकी डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है, आपका जो घनत्व है वो है क्या। तो सिंपल सा आपको पता है डेंसिटी क्या है, आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यही है। ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं हम। सो डेंसिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मास
per unit volume of substance and it is generally measured in gram per centimeter cube। तो ये क्या है, आपको किसी भी वॉल्यूम में कोई भी एक बॉडी है, उसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, और उस आयतन के अंदर कितना मास है, उसका जो हम रेशियो देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। वेरी बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको पता है वॉल्यूम को हम क्या है, क्यूब जो है 3D बॉडी है तो उसको क्यूब में निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका मास और ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक। फिर क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसकी जो डेंसिटी, जो घनत्व है वो कितना है, वो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसका जो घनत्व है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं। The density of pure water is taken as standard for the measurement of density of other substance like salt in it। तो जो ये प्योर वाटर की डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिया जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, और उसी की तुलना में बाकी चीजों की डेंसिटी देखते हैं, जैसे कि सलाइन वाटर। सिंस द सॉल्ट वाटर हैज सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन इट। तो आप लोगों को पता है जो सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर है, जैसे कि आपकी ओशियन है, सीज है, तो ऐसा नहीं कि उसमें प्योर वाटर है, उसमें बहुत सॉल्ट है, तो उनकी हम डेंसिटी इसी के आधार पे देखते हैं, ठीक। तो सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी है, जो एवरेज सैलिनिटी है सी वाटर की, ठीक है, जो सागरीय जल है उसकी औसत जो लवणता है वो कितनी है, 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवरेज सैलिनिटी है, विच इज अबाउट 2 to 3% हायर देन द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, जो कि प्योर वाटर से 2 से 3% ज्यादा है। The density of sea water gradually increases with decreasing temperature and highest density is recorded at the temperature of -1.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो आपका क्या है, जो डेंसिटी है, ठीक है, वो टेम्परेचर जैसे जैसे आपका घटता है, ठीक, तो जिस तापमान अगर घटेगा तो आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। आगे चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये हिंदी में भी वही सारी चीजें लिखी हैं। घनत्व सागरीय जल का अति महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिस पर सागरीय जल का अधोगमन तथा क्षैतिज गतियां निर्भर करती हैं। तो डेंसिटी भी बहुत इफेक्ट डालती है, करंट्स पे इफेक्ट करती है, करंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो सारी चीजें हैं, ठीक। फिर कुछ अलग अलग कारक हैं, अलग अलग फैक्टर्स है जो क्या है, डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ डेंसिटी फॉर सी वाटर। द फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर, तापमान, द सेकेंड वन इज योर प्रेशर एंड द थर्ड वन इज योर सैलिनिटी। तो किस तरीके से डेंसिटी का टेम्परेचर, प्रेशर और सैलिनिटी से कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है तापमान, लवणता और दबाव से, तो उस चीज को हम समझेंगे, ठीक। तो यही सारे क्वेश्चन इधर, इन सब पॉइंट से ही आपको क्या है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इनवर्सली रिलेटेड। मतलब अगर हम तापमान की बात करें, ठीक, तो टेम्परेचर और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपका क्या है, अगर कोई मतलब गर्म आपने हॉट वाटर लिया, ठीक है, तो उसका क्या है, वो एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है, उसमें क्या है, वो फैलेगा, पानी फैलेगा, एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक, हीट करने में पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन जो उसमें सॉल्ट आपने ऐड किया है, सॉल्ट तो नहीं बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, सॉल्ट तो जितना है वो उतना ही रहेगा। तो क्या बढ़ गया यहाँ पे, वॉल्यूम, मास नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या है, डेंसिटी घटेगी, ठीक। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए जो ठंडा पानी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और आपका जो गर्म पानी है या हॉट वाटर है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। प्रेशर का कैसा रिलेशन है, प्रेशर का पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी। अब इसको समझिए कैसे, कि
लेट्स से कि आपका क्या है, जो वाटर है, ठीक है, प्रेशर जब आप किसी चीज पे प्रेस, मतलब जैसे बलून है, उस पे आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, साइज घटेगा थोड़ा सा। तो वो क्या है, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम घटा, जो उसके अंदर हवा है, जो भी बलून के अंदर हवा है, हवा तो नहीं घट जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी। तो वो क्या है, उसने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, इसलिए डेंसिटी क्या है उसकी बढ़ेगी। तो डेंसिटी और प्रेशर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज है। और सैलिनिटी की बात करें तो ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि सैलिनिटी, मान लीजिए एक ग्लास पानी है, उस पे आपने 1 चम्मच नमक ऐड कर रखा है, ठीक, तो उसकी कुछ क्या है, आपका कुछ डेंसिटी आएगी, है ना। लेट से आपने 1 चम्मच और ऐड कर दिया उसी पानी में, तो मास बढ़ गया ना, आपका मास जब बढ़ जाएगा तो क्या है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से प्रेशर और सैलिनिटी आपके क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, वो एक्सपेंड कर रहा है, पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है, उसको एक्सपेंड कर दे रहा है, और मास तो सेम है, इसलिए इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सागरीय जल के घनत्व के नियंत्रक कारक क्या है, तापमान है, लवणता है और दबाव। तो दबाव तथा सागरीय जल के घनत्व में सीधा आपका क्या है, संबंध है, ठीक। सैलिनिटी के साथ भी आपका क्या है, सीधा संबंध है, जबकि तापमान के साथ आपका क्या है, एक विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पे जैसे हमने टेम्परेचर में स्ट्रेटिफिकेशन देखा था, लेयर्स देखी थी, अलग अलग परतें देखी थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे घनत्व में भी अलग अलग आपकी क्या है, लेयर्स हैं, डेंसिटीज में भी। तो मैंने कहा था 3 लेयर ही आएंगी, बस जो सेकंड लेयर है उसका नाम बदलेगा। जैसे वहां पे थर्मोक्लाइन था, यहाँ पे आपका क्या है, पिक्नोक्लाइन है, ठीक है। तो पहली लेयर सरफेस लेयर ऑफ लोवेस्ट डेंसिटी, सबसे जो सतह वाली परत है, सबसे ऊपरी परत जो है, लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसकी लोवेस्ट डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक। तो टेम्परेचर हाईएस्ट होने के कारण आपका क्या है, इसकी डेंसिटी लोवेस्ट है, ठीक। तो लोवेस्ट डेंसिटी सबसे सरफेस में। फिर जो सेकेंड लेयर है, यहाँ पे बहुत तेजी से आपको डेंसिटी ग्रेडियंट, शार्प चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। तो बहुत तेजी से तीव्र बदलाव यहाँ पे आपको घनत्व में देखने को मिलेगा। ये वही लेयर है जो थर्मोक्लाइन वाला जोन है, मतलब 300 से 1000 के बीच का जो आपका रेंज है, ये वही लेयर है। और जो लास्ट थर्ड लेयर है वो क्या है, डीप और बॉटम लेयर ऑफ हाईएस्ट बट यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा घनत्व आपको कहाँ मिलेगी, जो लोअर पार्ट होगा ओशियन का, जो लोअर लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी, वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो वहां पे टेम्परेचर रिसीव नहीं हो रहा है, तो वाटर एक्सपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा, वहां पे हाईएस्ट प्रेशर है, प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऊपर जितनी लेयर है वो सारी उस लोअर लेयर पे प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। तो वहां पे कंप्रेशन होगा और वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो लोवेस्ट यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है, ठीक। यहाँ पे वही चीज लिखी है, न्यूनतम घनत्व की ऊपरी परत, फिर तीव्र घनत्व परिवर्तन या तीव्र घनत्व प्रवणता की मध्यवर्ती, ये आपकी क्या है, पिक्नोक्लाइन परत है। और तीसरी जो है वो आपकी क्या है, अधिकतम किंतु समान घनत्व वाली, मतलब कि मैक्सिमम डेंसिटी है, और यहाँ पे जल्दी डेंसिटी में चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो वाटर लगभग स्टेबल है या स्टैटिक है। तो ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन है ओशियन का, जैसे मैंने पहले भी बताया, फोटिक जोन या इल्यूमिनेटेड लेयर, जहां पे लाइट पहुंचती है। तो ये ओशियन वाटर का मात्र 2% वॉल्यूम है, ठीक है। तो टोटल अगर 100% आयतन है, तो उसके 100% आयतन के मात्र 2% भाग में आपको फोटिक जोन देखने को मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट इंसुलेशन है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, इसलिए मिनिमम डेंसिटी होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ठीक। तो ये यहां से समझना है, ये पूरा सिंपल सा एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। सिग्निफिकेंट फॉर फाइटोप्लैंक्टन, जो भी जीव जंतु होते हैं ओशियन वाटर बॉडी में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है। फिर आती है जो आपकी पिंक्लोलाइन, ये क्या है, ट्रांजिशन जोन ऑफ रैपिडली चेंजिंग डेंसिटी, जो बहुत ही तीव्र बदलाव देखने को मिल रहा है, ये वो जोन है, बहुत ही तेजी से डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर बहुत तेजी से घट रहा था। फिर एक आएगी हेलोक्लाइन, वहां पे रैपिड चेंज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी में बहुत तेजी से बदलाव आएगा। ये जो आपकी सेकेंड लेयर है, ये 18% है टोटल वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम लिखा है, ठीक।
ये 300 से 1000 मीटर की डेप्थ तक है। और फिर आता है आपका एफोटिक जोन या थर्ड लेयर। तो 1000 से ओशियन फ्लोर तक आपको पूरा फैला हुआ है थर्ड लेयर जो है आपकी एफोटिक जोन। और ये आपका 80% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम का 80% भाग आपको तीसरी लेयर में देखने को मिलेगा। यहाँ तापमान बहुत ही कम है लेकिन डेंसिटी बहुत ज़्यादा और यूनिफॉर्म डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है। ये 200 के ऊपर जितना पार्ट है ये आपका फोटिक जोन है या यूफोटिक। फिर आपका ये डाइसोफोटिक है, ट्विलाइट जोन, मतलब थोड़ा लाइट है, जैसे शाम का जो समय होता है तो लाइट थोड़ी होती भी है और अंधेरा भी। तो जो इवनिंग वाला जोन है वो कुछ इस प्रकार है। और फिर 1000 से नीचे जो पूरा है वो मिड नाइट जोन या फिर एफोटिक जोन है, जहां पे कोई भी लाइट नहीं पहुंचती है। ये एक डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। एक आपको यहाँ पे क्या है, जोन बताए गए हैं, ठीक है, मैराइन बायोम जोनेशन किया गया है, उनके अलग अलग जोन बताए गए हैं। तो जब आप शोर लाइन से, मतलब कि मान लीजिए किसी भी कोस्टल रीजन पे खड़े हैं, वहां पे आप खड़े हैं, उसके जब आप ओशियन की तरफ, ओपन सी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या जोन देखने को मिलता है। तो पहला है आपका इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, इंटरटाइडल जोन है। ठीक, फिर यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्या है, आपका नेरेटिक जोन है। ठीक, और तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये ओशनिक जोन है और फिर बेंथिक जोन। ठीक, तो ये आपका ओशनिक या पेलाजिक जोन है और फिर ये नीचे बेंथिक जोन है। तो ये कभी कभी सीक्वेंस पूछता है शोर लाइन से ओपन ओशियन की ओर। पहला इंटरटाइडल, जो हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल के बीच का एरिया है उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। ठीक है, फिर नेरेटिक जोन है, ठीक, जो कंटिनेंटल शेल्फ के एरिया को कवर करता है। और फिर ओशनिक जोन है जो 600 फीट से नीचे का पार्ट है। और फिर बेंथिक जोन जो बहुत डेप्थ में है आपका, तो ये आपको कंटिनेंटल पार्ट से 20,000 फीट की डेप्थ तक देखने को मिलेगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इंटरटाइडल, नेरेटिक और ओशियनिक। उसके बाद ये डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ के अकॉर्डिंग है। जब आप सरफेस से ओशियन फ्लोर की तरफ चलेंगे, मतलब गहराई नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इस पे आपका सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, ये एपीपेलाजिक है, फिर मेसोपेलाजिक, बैथीपेलागिक, और ये क्या है आपका एबिसल पेलागिक है। और एक और दिया होगा यहाँ पे हेडोपेलागिक। ये क्या है, एफोटिक जोन है। ये तीनों, ये आपका मेसोपेलागिक जो है ट्विलाइट जोन है, और ये फोटिक जोन है सनलाइट जोन। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, इनसे भी आपको सरफेस टू बॉटम पे अरेंज करने आता है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका तीसरा जो फैक्टर है वो है सेलिनिटी। ठीक है, तो एक मिनट रुकेगा। ठीक है, आपका क्या है तीसरा जो मैंने बताया था कि सैलिनिटी। तो हमारे टॉपिक में तीन चीजें थी, टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी, मतलब लवणता। तो सैलिनिटी है क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन ग्राम्स। तो जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, जो भी आपके ठोस पदार्थ हैं किसी भी सागरीय जल पे या आपका जो भी वाटर बॉडी है, तो जो सॉलिड मटेरियल है जिसको हम ग्राम में मेजर करते हैं, विच इज कंटेन इन 1 kg ऑफ सी वाटर। तो 1 kg सी वाटर में जो भी आपका कितना ग्राम मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, उसका जो रेशियो है, जो उसका प्रपोर्शन है, उसी को हम सैलिनिटी कहते हैं। ठीक, तो ये वही है आपका, इट इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर 1000। तो 1000 ना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितने ग्राम आपके सॉल्ट है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। तो जो आपका जल का भार है, वजन है, वेट है, और जो आपका घुले हुए उसमें जो पदार्थ है उनका जो वजन है, उसके अनुपात, उसके रेशियो को ही सागरीय लवणता कहते हैं। It is also defined as the ratio between weight of the dissolved material and the weight of the sample sea water। तो एक और डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, तो ये चीजें हैं, इसको आप सेलिनोनेक्टर एक डिवाइस होता है उससे मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम समझने के लिए टेबल देखेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। जो आपके मेन 7 आपके इसमें सॉल्ट दिए गए हैं,
तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेन इनमें सीक्वेंस पूछता है। ठीक, तो परसेंटेज भी आप याद कर सकते हैं और इनका ये कंसंट्रेशन दिया है। तो ये 35 कैसे आया है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड है ये। तो ये क्या है, आपका जो ओशियन वाटर है उसकी जो सैलिनिटी है वो 35 टू 37 या 34 टू 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच में लाई करती है एवरेज। कहीं कहीं पे ये 40 भी जाएगी, कहीं पे ये 15 के रेंज पे भी आएगी, तो वो अलग चीज है, एवरेज बात कर रहे हैं हम। तो इस पे सबसे ज्यादा जिसका कंसेंट्रेशन है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो 77.8% में आपका क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgSO4, CaSO4, K2SO4, CaCO3 और MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है। ठीक, और इस टेबल से आप अगर ये परसेंटेज याद करते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, बट सीक्वेंस आपको नहीं भूलना, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं चैलेंजर एक्सपीडिशन से। तो आपका जो चैलेंजर एक्सपीडिशन है, ठीक है, जो चैलेंजर अन्वेषण है ये क्या है, 1872 से 1876 के बीच में चला। 1872 से 1876 के दौरान ये हुआ चैलेंजर एक्सपीडिशन। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या है, जिसने ओशनोग्राफी का क्या आप कह सकते हैं बेस रखा। ठीक है, तो जो ओशनोग्राफी है उसका बेस रखा। यहाँ पे क्या है, जो डब्ल्यू डेटमेयर हैं इन्होंने 1884 में, दो चीजें यहां समझनी है, चैलेंजर एक्सपीडिशन इस पीरियड पे हुआ है। ठीक, उसके बाद डब्ल्यू डेटमेयर ने क्या किया है, इसमें से क्या आपको किया, इसमें आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल्स निकाले। ठीक है, तो जिसमें से वो जो मैंने 7 बताए तो वो यहीं से आए हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमेयर ने सागर में 47 प्रकार के अलग अलग सॉल्ट्स को पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार के, ठीक, जो मेन 7 है वो आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33 से 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच रहती है। तो 33 टू 37 एक एवरेज कंडीशन में देखने को मिलता है। औसत कितना है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक, लेकिन अलग अलग ओशियन में, अलग अलग वाटर बॉडी में ये वेरी करती है। ठीक, क्या क्या फैक्टर्स है जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, या नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं। एक आपका वाष्पीकरण, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन है आपका वर्षा, मतलब जो है आपका इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, नदी के जल का आगमन। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन, पवन है, सागरीय धाराएं मतलब ओशनिक करंट्स, और जो भी आपके साइक्लोन्स वगैरह स्टॉर्म्स हैं, तो वो सारी चीजें इस पे देखने को मिलती हैं जो सैलिनिटी को इफेक्ट करती हैं। अब सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम लवणता के वितरण की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वितरण, और फिर दूसरा आएगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्षैतिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड वाइज जाएंगे, लेकिन लैटिट्यूडनल भी पढ़ने के बाद, अक्षांशीय वितरण पढ़ने के बावजूद भी आपको लोकल वेरिएशन के कारण अलग अलग सैलिनिटी या अलग अलग फैक्टर्स हैं जो लोकल या रीजनल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे गंगा गिर रही है, ठीक है, गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, ठीक, या जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में मिल रही है, तो वो उस रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या है इफेक्ट करेंगे। तो अलग अलग फैक्टर वर्क करते हैं। तो ऑन एन एवरेज बात करें, अगर हम इस जो रीजनल फैक्टर्स हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए अगर बात करें, तो 4 जोन्स में हम बांट सकते हैं। इक्वेटोरियल जोन जो है वो क्या है, इट इज रिलेटिवली लो सैलिनिटी, मतलब ये वैसे तो यहाँ पे तापमान सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि सैलिनिटी भी यहाँ सबसे क्या है आपकी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है या डोल्ड्रम वाला रीजन है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहां पे हर दिन प्रतिदिन क्या है आपको शाम के समय, इवनिंग के टाइम पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, जिसके कारण जो सैलिनिटी है वो उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो जा रहा है प्रेसिपिटेशन के कारण। तो रिलेटिवली यहाँ पे क्या है, लो सैलिनिटी है। किसके तुलना पे, ट्रॉपिकल जोन जो आपके कर्क रेखा या मकर रेखा वाले क्षेत्र हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है। तो जो अधिकतम लवणता है वो आपको 20 से 30 डिग्री
के क्षेत्र में या उत्तर या दक्षिण दोनों गोलार्ध में आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी नहीं हो रही और वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है, एवापोरेशन भी हाई है और लो प्रेसिपिटेशन है। तो दोनों फैक्टर क्या है, वो उसको सैलिनिटी को मैक्सिमम बनाने में इफेक्ट कर रहे हैं। वाटर एवापोरेट हो रहा है तो पानी कम हुआ, ठीक है, और बारिश हुई नहीं तो क्या है, वो सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। फिर टेम्परेट जोन जो आएगा आपका, वहां पे और लो सैलिनिटी होगी, और सब पोलर और पोलर जोन में आपको मिनिमम सैलिनिटी देखने को मिलेगी। ठीक, ये मिनिमम है, यहां से ब्रेक कर रहे हैं। ओके, तो सब पोलर और पोलर जोन में, तो यहाँ पे मेन आपको ये समझना है कि इक्वेटोरियल जोन में, ठीक, जो आपका विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या है, डेली वर्षा होने के कारण आपको सैलिनिटी कम हो जाती है। ठीक, ये वही दिया है लवणता का क्षैतिज वितरण। तो कर्क तथा मकर रेखा पे जो आपका है लवणता की मात्रा सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा की कमी है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपका वाष्पीकरण, बहुत अधिक वाष्पीकरण है। दोनों ही चीजें आपको क्या है, लवणता को बढ़ाती हैं। फिर भूमध्य रेखा है, मतलब इक्वेटोरियल बेल्ट, यहाँ पे क्या है, भारी वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, जिसके कारण लवणता कम हो जाती है। और ध्रुवों के समीप क्या है, आपकी लवणता की मात्रा कम हो जाती है, सैलिनिटी कम होती है। फिर ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सैलिनिटी का, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक डिफाइंड ट्रेंड नहीं है सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कोई एक ऐसा फिक्स या कुछ आप उसको पर्टिकुलर जोन में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग इसमें रीजनल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या वही दिया है, नो डिफाइंड ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विद डेप्थ, बिकॉज बोथ द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ हैव बीन ऑब्जर्व। तो कहीं पे आपको देखा गया है कि डेप्थ बढ़ रही है तो सैलिनिटी घट रही है, कहीं पे देखा गया है डेप्थ बढ़ रही है तो सैलिनिटी बढ़ रही है। तो कोई भी एक डिफाइंड ट्रेंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही पॉइंट लिखे गए हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सैलिनिटी के। तो हाई लैटिट्यूड्स पे जो उच्च अक्षांश हैं, उन क्षेत्रों पे क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती है तो सैलिनिटी भी बढ़ती है हायर लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, उच्च अक्षांशों पे। द ट्रेंड ऑफ इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज कन्फाइंड टू 200 फैथम। तो जनरली जो ये ट्रेंड है चेंज होने का, ये मेनली 600 फीट तक ही देखने को मिलता है, 200 फैथम तक ही देखने को मिलता है, सॉरी 1200 फीट तक ही देखने को मिलेगा। ठीक, इन द मिडल लैटिट्यूड्स बियॉन्ड विच इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सेम चीज आपको हिंदी में भी दी गई है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, तीन चीजें जो बताई गई हैं आपका क्या है, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, ठीक, किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस पे, तो स्टार्टिंग पे क्या है, और ये डेप्थ है। ठीक, स्टार्टिंग पे क्या है, ये आपका फोटिक जोन है। ठीक है, टेम्परेचर जहाँ क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये टेम्परेचर घटता चला जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 26 हुआ, फिर 24 डिग्री हुआ, फिर 22 डिग्री हुआ, फिर 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डेप्थ के साथ घटता चला जा रहा है। ठीक, डेप्थ बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है। डेंस सैलिनिटी में कुछ ऐसा मेन ट्रेंड नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि डेंसिटी में बिल्कुल अपोजिट है, ये डेंसिटी दी गई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ये आपका डेप्थ है यहाँ पे। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है आपकी डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो यही पूरा क्या है, जो आपका स्लाइड है, उस पूरा कंटेंट है, उसका एक सारांश है यहाँ। ठीक, और ये कुछ सैलिनिटी के सिग्निफिकेंस दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, जिससे क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं आप लोग को एक बार फिर बता दूं, इसी तरीके से क्लास भी रन होती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, और आप लोग कोर्स से जुड़ सकते हैं। और मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप लोग अप्रैल या मई में ज्वाइन करने से बेटर है कि आप उसको जनवरी में ही ज्वाइन कर लें, ताकि आप क्या है टाइम से और एक नॉर्मल पेज से चीज़ों को कवर कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।